हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसी भारतीय अर्थव्यवस्था हम लोग बात कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था के 1950 से लेके 1990 का जो आपका दशक है उसको हम लोग देख रहे थे। हमने पंचवर्षीय योजनाओं के तहत उन सारी चीजों को पढ़ा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा आपके महत्वपूर्ण थी। और उसी में हमने देखा कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कैसे हमने कुछ अपने लक्ष्य को रखा, जैसे हम आधारभूत आपकी चीजें करेंगे, समानता लेके आएंगे, नई तकनीकी को अपनाएंगे यानी कि आधुनिकरण को एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है। और हम लोग अपनी समृद्धि यानी कि जो ग्रोथ है उसमें आपका विकास करेंगे। तो इस तरह से हमने इन बहुत सारी चीजों को आपका गौर करके एक एक करके अपने इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने आपका आपका देख लिया था। तो इन सारी चीजों को हम लोग देख चुके थे। इसमें किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी है तो मुझसे मेरा प्यारा बच्चा पूछ सकता है, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दीजिए। देखिए, तो कल हम देख चुके थे कि कौन सा हमारे उर्वरक हैं, किस तरह की चीजें हैं, कैसे हम मॉडर्नाइज चीजों को अपनाएंगे, क्या हम इनको देखेंगे। हरित क्रांति को बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक। और हरित क्रांति के विषय में जितने भी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन सभी को हम लोग आपका गौर करके अपने इस लेक्चर में अच्छे से हम लोग देख चुके थे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, गौर करते हैं और इसमें कुछ चीजें जिनको हम लोग आपका बहुत अच्छे से गौर करके देखेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुए। कह रहे हैं जब पापी ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो उससे क्या हुआ, लोगों को लाभान्वित हुए, लोग लाभ हुए। और प्रौद्योगिकी पूरी तरह से निष्पाद नहीं थी, यानी कि जिस तरह से पूरी उसका हम लोग को बेनिफिट मिलना चाहिए था, बेनिफिशरी होनी चाहिए, वो मिली नहीं। एक जोखिम यह था कि इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानता बढ़ने लगी। कैसी हो गई? असमानता बढ़ रही थी, छोटे और जो आपके बड़े किसान हैं। क्यों बड़ी हो गया असमानता? उसका कारण ये था कि जिनके पास कम जमीन थी उनके पास प्रोडक्शन कम था, लेकिन जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी उनका प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर था। कैसा था? बहुत लार्ज स्केल पर। और वो प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होने की वजह से ही ये सारी असमानता जो थी जो है आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर है। ये ध्यान देना था, क्योंकि केवल बड़े किसान अपेक्षाकृत आगतों को खरीदने में सक्षम थे। यानी कि जैसे कि आप देखेंगे कीटनाशक खरीदना हो, रासायनिक उर्वरक खरीदने हो, सिंचाई के जो संसाधन है वो खरीदने हो, तकनीकी खरीदनी हो, तो उसे खरीदने के लिए कौन सक्षम थे? जो बड़े किसान हैं, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हो सका। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशक का आक्रमण को संभावना अधिक होती थी। ऐसी दशा में प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसान के पास फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता था। सौभाग्यवश सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण आकांक्षाएं सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने निम्नलिखित ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण देने और उर्वरक पर आर्थिक सहायता दी, ताकि छोटे किसानों को यह आवश्यक आगत उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों को इन आगतों की प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी बढ़ी। क्या हो सकी? उत्पादकता और उपज भी बढ़ी, खेतों की पैदावार की बराबर हो गई। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संधान में सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी आपके कम हो गए, जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसल को बर्बाद कर रहे थे। कह रहे वो सारे संभावना, वो सारी चीजें आपकी नष्ट हो गई जो उनको बर्बाद कर रहे थे। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसान उपलब्ध होने के आपके व्यापक प्रयास किए थे, इससे क्रांति का लाभ हुआ और वहां किसानों को लाभ मिला। सहायिका पर बहस यानी कि जो आपकी सब्सिडी है, इस पर थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो आप देखिए हरित क्रांति का लाभ किसको मिला? बेसिकली जो आपके बड़े किसान थे वो ही हरित क्रांति का लाभ उठा पाए अच्छे से। ठीक। औसचे इस बात की गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बन गया। इस बात तो अब भी सहमत हैं कि किसानों द्वारा छोटे किसान विशेष रूप से एच वाई प्रौद्योगिकी को अपनाने में आपका प्रोत्साहन प्रदान करने की सहायता दी जाने लगी। किसान प्राय नई प्रौद्योगिकी को जोखिमपूर्ण समझते थे।
किसानों क्या मानना था कि जो नई टेक्नोलॉजी है कैसी है, जोखिमपूर्ण है। किसानों द्वारा अपनाई गई नई प्रौद्योगिकी की परख के लिए सहायता की आवश्यकता थी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत था कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने के बाद तथा उसे व्यापक स्तर पर चलाना सहायता धीरे धीरे समाप्त होनी चाहिए। कैसी हो रही थी? सहायता आपका धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया था। यही नहीं, सहायता का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सहायता का लाभ बड़ी मात्रा में प्राय उर्वरकों और अधिक समृद्ध क्षेत्रों में किसान को पहुंचाना था। अतः तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों में सहायता जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इससे लक्षित समूह को लाभ नहीं है, सरकारी कोष को अनावश्यक भारी बोझ पड़ता है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को सहायिकीय को जारी रखना चाहिए, क्योंकि भारत में सहायिका एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। कैसा है? जो एग्रीकल्चर है एक जोखिम भरा व्यवसाय है। वो कह रहे हैं कि आपको कृषि में क्या करना चाहिए, सरकार को जो आपके कृषि में आपके सब्सिडी को जारी रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सब्सिडी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आपकी देखने वाली बात है, क्योंकि जो आपके बड़े किसान हैं वो कृषि के होने वाले नुकसान को बर्दाश्त कर सकते हैं, झेल सकते हैं, लेकिन जो आपके सीमांत किसान हैं, जो आजीवक कृषि करते हैं, जिनका केवल निर्भरता उस कृषि पर ही है, ऐसे व्यक्ति क्या नहीं सहन कर सकते? उन चीजों को सहन नहीं कर सकते। अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं और सहायता को समाप्त करने की अपेक्षा आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सहायता समाप्त करने से गरीबी और अमीरी के बीच असमानता और बढ़ेगी, समानता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। इन विशेषज्ञों का तर्क है कि सहायकीय से बड़े किसानों तथा उर्वरकों उद्योगों को अधिक लाभ हो रहा है। क्या होगा? अधिक लाभ हो रहा है। तो सही नीति में सहायता समाप्त करनी चाहिए। सहायता क्या होगी आपका? सही नीति में समाप्त करनी चाहिए, बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनके लिए केवल निर्धन किसानों का ही लाभ मिल सके। क्या मिल सके? जो निर्धन है किसान हैं उनको लाभ मिल सके। 1960 के दशक के अंत तक देश में किसान उत्पादकता में वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना। कह रहे हैं कि कृषि में 1960 के दशक में क्या हुआ, जो खाद्यान्न में क्या हो गया, भारत आत्मनिर्भर हो गया। और ये कब लगा? अंतिम में, यानी कि 70 के टाइम में, 1970 में हम लोग खाद्यान्न निर्भर बने। जब आजाद हुए थे तो हमारे पास इतना खाद्यान्न भी नहीं था कि हम अपनी जनता को खाना खिला सके। क्या कर सकें? खाना खिला सके। तो हमारे सामने इतनी सारी चुनौतियां खड़ी थी जिसे आप सोच भी नहीं सकते। क्या थी? बहुत सारी चुनौतियां थी। और सबसे बड़ी चुनौती थी खाना पूर्ति की, कि कैसे लोगों को खाना पर आपका प्रोवाइड कराया जाए। यह निश्चित ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। गौरवपूर्ण, हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम कुछ ना हुआ, आत्मनिर्भर तो हुए हम खाने में। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा कि 1990 तक देश के 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान और उस पर निर्भर संख्या में कमी आएगी। कह रहे कि जिस तरह से हमारा देश आपका डेवलप होगा, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा? लोगों की जो एग्रीकल्चर पर आपका डिपेंडेंसी है, आत्मनिर्भरता है या निर्भरता है, वो कम होती चली जाएगी। भारत में 1950 से 1990 की अवधि से यद्यपि जीडीपी में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई है। कह रहे आप 1950 और 1990 की अवधि को देखोगे और अब तक अगर आप लोग नजर लगाओगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें बहुत बड़ी भारी कमी हुई है। कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात में नहीं, 1950 में 67.50% थी, जो 1990 में घटकर ये कितनी पहुंच गई थी? 64.90% रह गई थी। इस क्षेत्र में इतना उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा ही संभव थी। इस प्रकार क्षेत्रकों में इतनी बड़ी संख्या में लोगों में लगे रहने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यह है कि औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से खपत नहीं खा पाएंगे। अनेक अर्थशास्त्री 1950 से 1990 के दौर में अपनाई गई नीतियों को विफल मानते हैं। कैसा मानते हैं? इन नीतियों को, जो कह रहे हैं कि जो 1950 से 1990 के बीच जो आपका नीति अपनाई गई है,
क्या मानते हैं उसको? विफल मानते हैं कि विफल इसलिए हैं कि अगर ये अच्छे से ध्यान देते तो जो एग्रीकल्चर में अभी तक जितनी आपको हमको जो बहुत सारी चीज़ें मिलनी चाहिए थी, जैसे लोगों की निर्भरता आपकी कम होनी चाहिए थी, वो कम नहीं हुई, ठीक? जिस लेवल पर कम होनी चाहिए थी। तो इसलिए कहते हैं कि जितना इसको सफल होना चाहिए था, ये उतना आपका सफल जो है आपका नहीं हो पाया। तो कुछ लोग इसका इस बेस पर भी क्या करते हैं आपका थोड़ा आलोचना करते हैं। याद रहेगा? चलिए, तो ये था हमारे एग्रीकल्चर पर कुछ डिपेंडेंट चीज़ें। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, बात कर रहे हैं उद्योग और व्यापार की कि इस समय ट्रेड में क्या कंडीशन थी, कैसा रहा हमारा ट्रेड, इसको देखने जा रहे हैं। अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया है कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाता है जब उनमें अच्छे प्रौद्योगिकी क्षेत्रक हों, औद्योगिक क्षेत्र हों, क्षमा चाहूँगा, क्या हो? औद्योगिक क्षेत्र हों। यानी कि अगर किसी निर्धन राष्ट्र को, जो गरीब राष्ट्र है, अगर उसको प्रगति करनी है, डेवलपमेंट करना है, तो उसके यहाँ जो इंडस्ट्री है, वो अच्छी होनी चाहिए और कृषि रोजगार में अपेक्षा अधिक स्थायी हो। और कैसा हो कि रोजगार कृषि की अपेक्षा कैसा हो, इस क्षेत्र में अधिक स्थायी हो। इससे आधुनिकीकरण और समग्र वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। अधिकांश उद्योग सूती बस, पटसन आदि तक सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता व लौह इस्पात में सुप्रबंधित फर्में थीं। अतः अर्थव्यवस्था का विकास करना हमारे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी, जिसमें विविध प्रकार के उद्योग थे। कैसे थे? अलग अलग प्रकार के। भारतीय उद्योग कृषि में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हमारे नीति निर्माताओं के सक्षम एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि औद्योगिक सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। क्या कोशिश कर रहे थे हमारी सरकार के सामने? क्या क्वेश्चन था कि जो आपके सरकार के जो आपके सेक्टर हैं और जो निजी सेक्टर हैं, उनके बीच क्या डिफरेंसेस होना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपति के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था जिसमें उद्योगपति को मुख्य योजना शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए भी आपका पूंजी थी। इन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्र में प्रोत्साहन देने में भूमिका निभाई और इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था के बड़े और भारी उद्योग का नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ यह है कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों के अनुपूरक होंगी और सार्वजनिक क्षेत्र में भूमिका गणना होगी। कैसी होगी? सार्वजनिक क्षेत्र को सबसे पहली वैल्यू दी जाएगी, ठीक? और इसमें निजी क्षेत्र की नीतियां भी सार्वजनिक नीतियों के अनुरूप होंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर की आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग अलग होगी, नहीं, सेम ही रहेंगी। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 भारी उद्योग पर नियंत्रण रखने के लिए लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति 1956 को अंगीकृत किया गया। इस प्रस्ताव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय योजना में समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योग में तीन वर्गों में आपका वर्गीकृत किया गया था। प्रथम वे वर्ग शामिल होते हैं जिन्हें सरकार अन्यथा स्वामी था। दूसरे वे वर्ग शामिल होते हैं जिनके लिए एक आपका क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र आपका मिलकर प्रयास करते हैं, परंतु जिनमें नई इकाइयां शुरू होने पर एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती है। तीसरे वर्ग में वे लोग शामिल होते हैं जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योग का एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पत्ती के माध्यम से सरकार के नियंत्रण में रखा गया है। नए उद्योग को तभी अनुमति नहीं दी जाती जब सरकार के लाइसेंस प्राप्त नहीं किए गए हैं। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है
उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े में लगे होते हैं तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों में कुछ रियायतें जैसे लाभ कर, कम सीमा प्राशुल्क बिजली दी जाती थी। इन नीतियों का उद्देश्य क्या था आप देखेंगे तो क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना, कि जो क्षेत्रीय में असमानता है, आप देखते हैं कहीं गरीबी है, कोई अमीरी है, वर्ग विशेष में जो चीजें मिलती हैं उसमें समानता लाना है। क्लियर है कि हमारे देश के हर वर्ग, हर व्यक्ति कैसा है, एक समान है। तो उसकी ये बात कर रहा था कि क्या लाना है हमको, इसमें समानता लाना है। वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन वस्तु करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना था। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस आपका तभी दिया जाए जब सरकार को इस बात का आश्वास होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। कैसा है? बड़ी मात्रा में आपका वस्तुओं की आवश्यकता है। ठीक, बात करें लघु उद्योग 1955 में। लघु उद्योग वर्ष 55 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसमें कार्य समिति भी कहा जाता है, एक आपके कार्य समिति बनी थी जो आपका लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मदद करती थी। इस बात की संभावना का विचार किया गया कि ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक लघु उद्योग का प्रयोग किया जाए, कि अगर आपको गांव के डेवलपमेंट को अगर आपको देखना है तो आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा लघु उद्योग आपको लगाना पड़ेगा। लघु उद्योग की परिभाषा है किसी इकाई की परिसंपत्ति के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती थी। देश के संस्थान निवेश की कमी भी बदलती रही। 1950 में लघु औद्योगिक इकाइयों को उसे कहा जाता है जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती हैं। इस समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं, उनमें बड़े पैमाने के उद्योग का अपेक्षित कम उपयोग किया जाता है, वे अधिक रोजगार का सृजन करते हैं, वे बड़ी औद्योगिक फर्म के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट है कि लघु उद्योग के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा की जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें उत्पाद को लघु उद्योग के लिए आरक्षित किया गया। ऐसा आरक्षण की कसौटी यह थी कि इकाई की वस्तुएं का विनिर्माण योग है, उनमें अन्य रियायतें दी गई जैसे कम उत्पाद शुल्क, ब्याज दर, बैंकिंग ऋण सुविधा। ठीक, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत रखी गई थी। ठीक, ताकि क्या हो सके, लघु उद्योग जो आपका बढ़ावा मिल सके। तो कम उत्पाद शुल्क देना था, ब्याज दर थे और बैंकों से आपका ऋण की सुविधा हो। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत औद्योगिक विकास के अंतर्गत क्या था, रखी गई थी। और औद्योगिक प्रस्ताव नीति 1956 के तहत था। इसमें सरकार के अनुसार क्या होगा, अंकित किया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। इसमें 3 वर्गों में इसको डिवाइड किया गया। प्रथम वर्ग में वे शामिल थे जो आपकी सरकार की नीतियों स्वामित्व थे। दूसरों में वो वर्ग शामिल थे जो आपका निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र से मिलकर बने थे। ठीक, और तृतीय क्षेत्र में वे उद्योग शामिल थे जो आपके निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि पहला क्षेत्र टोटली सरकारी, दूसरा क्षेत्र सरकारी और आपका निजी के सहयोग से, और तीसरा आपका प्राइवेट। तो उसमें पिछड़ेपन उसको निकालने के लिए ये सारी नीतियां इसमें जो है आपका लागू की जा रही थी। अब इसके बाद हमको देखना है कि व्यापार नीति, आय प्रतिस्थापना, कि कैसे हम अपनी ट्रेड पॉलिसी को बढ़ाएं ताकि हम निर्यात को प्रतिस्थापित करें, आयात को प्रतिस्थापित करें। किससे? निर्यात से। यानी कि इस समय आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम है, तो इसको देख रहे थे। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए एक बार आगे बढ़ने से पहले जितना पुराना पढ़ा है इसको थोड़ा सा गौर करके अच्छे से आप देख लीजिए। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई प्रश्न इसके अंतर्गत हो, आप मुझसे पूछ लीजिए। इसमें हमने पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को भी देखने का प्रयास किया है। ठीक, अच्छा, कीमतें संकेतों के रूप में, इसका थोड़ा सा मतलब एक बार पढ़ लीजिए कि क्या मतलब है इसका। देख लिया? तो कल हमने काश्तकार के विषय में देखा था, हरित क्रांति कैसे लाभान्वित हो रही थी, क्या हरित क्रांति आपका पेशकश कर रही थी। इन सभी विषय को हम लोग देख चुके हैं। भू सुधार क्या है, कृषि क्या है,
क्लियर है? समानता की देखिए कल हमने बात की थी कि समानता, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण ये क्या होते हैं, इसको देखा था हमने। एग्रीकल्चर सेक्टर पर बात कर रहे थे, मॉडर्नाइज चीजें क्या होती है। अच्छा, समृद्धि का मतलब हमने देखा था, समृद्धि का सूचकांक मतलब भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि। पंचवर्षीय योजनाओं के जो आपके निर्माता थे, खास कर प्रशांत चंद्र महालोविस के विषय में पढ़ा, इससे कि पंचवर्षीय योजना इनके नाम पर आधारित है। कैसे हमने समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता इन सब सेक्टरों को हमने लिया है। योजना क्या है ये मैंने आपको घर से दिया था, और उससे बीच हमने आर्थिक प्रणाली के प्रकार को पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें आपका देख चुके थे। ये चैप्टर के शुरुआत का इंट्रोडक्शन से मैंने आपको समझाने का द्वारा प्रयास किया है, रिवीजन किया है। तो एक बार पूरा देख लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ लीजिए। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार में। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।